I. Success is about action. Action beats worry. Action beats fear. Action always wins. Start now. Today is 26th of July 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. This is Telegram quiz. Every day in morning we are having 5 such multiple choice questions. Join our Telegram channel. Then this is quiz number 85 Geography. ब्राज़ील वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का। कैलिफोर्निया में मिलता है मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, तो विट्रस सिट्रस फ्रूट्स यहाँ पे मिलते हैं। शहतूश शॉल इज मेड फ्रॉम द हेयर्स ऑफ चिरू। देन जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। सऊदी अरेबिया में ये ऑयल रिफाइनरी है जिसका नाम है रास तनूरा। आज के सवाल हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? Bharatmala project is related to what? Which one of the following centers is not known for iron and steel industry? Which one of the following is not a component of revenue receipt of the union government? Which institution is known as soft loan window of World Bank? So these are 5 questions for today. आज की वोकैबुलरी है स्वार्म। स्वार्म मतलब होता है झुंड। जैसे रिमेंबर एक बार टिड्डो का अटैक हुआ था, टिड्डे, स्वार्म, मूविंग इन और फॉर्मिंग अ लार्ज और डेंस ग्रुप। ग्रिपिंग स्टोरी है, ग्रिपिंग मूवी है, फर्मली होल्डिंग द अटेंशन और इंटरेस्ट, एक्साइटिंग। डिस्ट्रॉट का मतलब होता है व्याकुल, डीपली अपसेट एंड एजिटेटेड। फियास्को असफलता, थिंग दैट इज कंप्लीट फेल्योर, स्पेशली इन अ लुडिक्रस और ह्यूमिलिएटिंग वे। Inculcate good habits, instill by persistent instruction, attitude, idea or habit. So these are vocabulary words for today. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. Then this is CSAT, this is first question and this is second one. Try to answer these 2 questions. Then this is News Bites. वह कौन सी चोटी थी जिस पर कब्जा होने के बाद कारगिल युद्ध में विजय की घोषणा की गई? व्हाट इज द आंसर? टेल। अभी कारगिल दिवस हम मना रहे हैं। कारगिल दिवस। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। सो ये ट्वीट्स हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव भी है। अमर जवान, अमर जवान। Then this is delighted to inform that 5 more Indian wetlands have got Ramsar recognition as wetland of international importance. Ramsar sites. तो पहला नाम है जो न्यू एडिशन है वो है पिछावरम के मैनग्रूव्स। देन साख्य सागर, दिस इज पालीकरनाई मार्श, दिस इज पाला वेटलैंड एंड दिस इज कारीकिल्ली बर्ड सेंचुरी। आप बताओ ये सारी 5 जो वेटलैंड न्यू साइट्स हैं ये किस जगह पर लोकेटेड है? इनका लोकेशन, स्टेट का नेम बताइए। ये जो मैनग्रूव्स हैं, जैसे ये पिछावरम मैनग्रूव्स हैं, दीज आर मैनग्रूव्स। मैनग्रूव्स एक्ट एज अ फॉर्म ऑफ नेचुरल कोस्टल डिफेंस अगेंस्ट स्टॉर्म सर्जेस, जैसे कि सुंदरबन के मैनग्रूव्स। सुनामी, स्टॉर्म सर्ज, राइजिंग सी लेवल, इरोजन, सॉइल को सैलिनिटी से बचाना, इफेक्टिव कार्बन सिंक है, सिक्विस्टर करते हैं वास्ट अमाउंट ऑफ कार्बन। सो जो मैनग्रूव्स हैं इनकी यूटिलिटी बहुत है, यूटिलिटेरियन है। Then 1 hectare of mangrove can store this much amount tons of carbon. It is equivalent of taking 2650 plus car off the road for 1 year. So they are very very important. कार्बन परसेंटेज जो एटमॉस्फेयर से कम करना है उसमें मैनग्रोव्स का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है। ओके, सो दीज आर मैनग्रोव्स। देन यहाँ पर है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के संस्थापक और आज़ादी से पहले देश में स्वास्थ्य सेवा और रिसर्च में अहम योगदान देने वाले डॉक्टर चिंतामन गोविंद पंडित जी। सो दिस इज प्रणाम पैट्रियट्स, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इस सवाल का जवाब दीजिए। व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक बाल गंगाधर तिलक जी रोट इन प्रिजन इन मैंडले बर्मा? बर्मा में आपको प्रिजन इम्प्रिजनमेंट हुआ था
और उस टाइम को यूटिलाइज करते हुए आपने किस किताब को लिखा, बूझो तो जाने। सो ये है न्यूज़ बाइट्स आज के लिए। 26 जुलाई है, आज के ये 2 सवाल हैं। विच मोरल थिंकर हैज़ इंस्पायर्ड यू द मोस्ट? हाउ हैव यू इनकलकेटेड हिज हर टीचिंग्स इन योर पर्सनल लाइफ? वेरी गुड क्वेश्चन। ट्राई टू लाइक एथिक्स का इसमें सारा एसेंस लिखने की कोशिश करिए, पूरे एथिक्स का एसेंस। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। शुड इम्पार्शियल एंड बीइंग नॉन पार्टिसन बी कंसिडर्ड एज इंडिस्पेंसिबल क्वालिटीज टू मेक अ सक्सेसफुल सिविल सर्वेंट? डिस्कस विद इलस्ट्रेशन। ये जो सवाल है, ये दोनों सवाल हैं, ये हैं GS4 के। ये दोनों GS4 एथिक्स के सवाल हैं, तो दोनों में एथिकल आपको पॉइंट्स ज़्यादा लिखने हैं, एथिक्स का सिलेबस ज़्यादा रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ओके, सो दीज आर द 2 क्वेश्चंस। देन दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर फॉर टुडे। बिफोर दैट लेट अस डिस्कस, ये है 24 जुलाई 2022। ये दोनों भी GS के सवाल थे, GS4 एथिक्स के। Ethics constrain while values motivate. What do you understand by nationalism and regionalism? Do you think both are in conflict with each other? See, ये जो ethics का स्टडी होता है, इवन जो एंटायर UPSC का स्टडी होता है, ये आइसोलेशन में नहीं होता। ये आइसोलेशन में नहीं होता, इसमें ग्रुप लर्निंग, पीयर लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो ये जो हम कोशिश कर रहे हैं इतना कि जैसे जो रेगुलर क्लासेस होती है एथिक्स के, अभी जो क्लासेस चल रही है मेंस बैच में, उसमें हमने ये एक सवाल देखा, ब्रेनस्टॉर्मिंग देखा। मैंने ये वीडियो भी आपके साथ शेयर किया है, उसके कमेंट सेक्शन में जाके पॉइंट्स देखो, आपको बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे, नए नए व्यू पॉइंट्स मिलेंगे, आइडियाज़ मिलेंगे, कंटेंट मिलेगा। अब उसको समझ के यहाँ लिखने की कोशिश करो। इससे ये पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज हो पाएगी। सो लिखना ज़रूरी है। ओके, और यहाँ बहुत ज़्यादा हमें जो स्टैंडर्ड बुक्स में हम केवल पढ़ते रहते हैं विच इज़ ओके, बट एट द सेम टाइम हमको एप्लीकेशन पार्ट में, रियल पार्ट जो है एक्चुअल एग्जाम में आपको कलम से लिखना है, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। आप रोज़ कुछ ना कुछ लिखने की कोशिश करो, वरना ये बहुत बड़ा बॉटलनेक आता है। एवरी ईयर मेन एग्जामिनेशन में हम ये देखते हैं। सो एक्सपीरियंस से लर्न, राइट समथिंग एवरी डे। अब जैसे राम नरेश ने लिखा, सी कितने अच्छे से यहाँ पे लिखा। तो आप कॉपीज जो देखते हो यहाँ पे, उससे भी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने की कोशिश करो। देर आर सो मेनी गुड स्टूडेंट्स, दे आर राइटिंग सच ग्रेट क्वालिटी आंसर्स। आप पार्टिसिपेट करो, इंटरेस्ट आएगा और आपकी पढ़ाई ऑन ट्रैक रहेगी। ओके, अब देखो ये कितने अच्छे पॉइंट्स हैं यहाँ पे। सोसाइटी के बारे में बताया। कंस्ट्रेन मतलब वो आपको थाम के रखा हुआ है, वो आपको साइडवेज नहीं जाने दे रहा है। एथिक्स हमेशा सही डायरेक्शन में आपको कंस्ट्रेन करके रखा हुआ है, तो ये है। देन वैल्यूज़ जो होती है, जैसे आपकी वैल्यूज़, वो आपको मोटिवेट करती है पर्टिकुलर कंडक्ट करने के लिए। इसके एग्जाम्पल्स आपको बताने थे, दोनों का डिफरेंस भी बताना था। वेरी गुड अप्रोच। देन नेशनलिज्म के बारे में बताया आपने, नेशनलिज्म होना चाहिए। रीजनल आइडेंटिटी होना इज़ नॉट अ बैड थिंग। रीजनल आइडेंटिटी है, बट साथ ही साथ एक नेशनल आइडेंटिटी भी है, वो नहीं भूलना चाहिए। सो नेशनल आइडेंटिटी है हमारी इंडियन, नो मैटर व्हाट अवर रीजनल आइडेंटिटी इज। ओवरऑल जब कंट्री की बात आती है, सो वी आर इंडियन। तो नेशनलिज्म बताया, रीजनलिज्म आया, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। इट इज़ नॉट लाइक कि रीजनल आइडेंटिटी के साथ नेशनल आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इनफैक्ट जो रीजनल आइडेंटिटी है वो सबसेट है नेशनल आइडेंटिटी का। ओके, सो दिस इज एथिक्स। अब देखो प्रियंका ने आंसर राइटिंग रिज्यूम किया, आई एम सो हैप्पी। सी दिस इज एथिक्स। अब प्रियंका का स्टाइल भी बहुत अच्छा है। प्रियंका उस पूरे टॉपिक को ही बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेती है। आप दूसरे आंसर्स भी देखना कि जो एक टॉपिक है उसको हम आंसर राइटिंग के थ्रू पूरा कंप्लीट टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हैं। दिस इज अ वेरी यूटिलिटेरियन अप्रोच। साइमल्टेनियसली आपके नोट्स भी प्रिपेयर होते जा रहे हैं, हैंडमेड खुद के नोट्स, ये बहुत हेल्प करता है। सी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एथिक्स बताया, वैल्यूज़ बताया, एथिक्स का आप कंस्ट्रेंट्स और क्या वैल्यू सिस्टम में डिफरेंस आता है। वेरी गुड, इसको हम थोड़ा और एलेबोरेट भी कर सकते हैं। अब आशीर्वाद ने भी कितने अच्छे से बताया एथिक्स क्या क्या हो सकते हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स। 1 2 3 4 करिए यहाँ पे, और बॉक्स नहीं बनाए, केवल अंडरलाइन कर दे, मोर देन सफिशिएंट है ना। वैल्यूज़ और 1 2 3 4 ABCD ऐसे नंबर्स डालें। एथिक्स वैल्यू है ना, स्टार लगाने के बजाय नंबरिंग करें। कंक्लूजन वेरी गुड। देन मुस्कान, अगेन योर हैंड राइटिंग इज वेरी नीट एंड क्लीन, दिस इज रियली गुड। नेशनलिज्म क्या होता है, रीजनलिज्म क्या होता है, एग्जाम्पल्स के थ्रू आप बताओ। फिर नेगेटिव इम्पैक्ट, बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है रीजनलिज्म का। एग्जाम्पल, कंक्लूजन, वेरी गुड। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, वंडरफुल। देन दिस इज एथिक्स, दिस इज रियली गुड।
एथिक्स में क्या होता है, एग्जाम्पल, स्टैंडर्ड, सेकेंड एथिक्स, वैल्यूज, वैल्यूज, वेरी गुड। तो साइमल्टेनियसली नोट्स भी तैयार हो गए, मोर देन सफिशिएंट है ये। समीर बंगाली लैंग्वेज में कंटिन्यू कर रहा है, दिस प्रेजेंटेशन इज लुकिंग गुड। देन इसका अर्थ और ये दोनों में डिफरेंस टेबल बनाया, तो एक स्केल अपने साथ रखा करो, क्विकली स्केल से लाइन ड्रॉ करो। 1 2 3 4, वेरी गुड, वेरी नाइस, ओके। देन ये जो सेकेंड सवाल है, दिस इज अबाउट नेशनलिज्म एंड रीजनलिज्म। तो सी, रीजनल लैंग्वेज में भी ऐसा नहीं है, लिखना पड़ेगा, वरना ऐसा होता है कि हम रीजनल लैंग्वेज में भी लिख नहीं पाते। मराठी ले लो, गुजराती ले लो, तमिल, बट लिखना पड़ेगा आपको रीजनल लैंग्वेज में भी, तो प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। अब देखो शुभांगी का स्टाइल कितना अच्छा है, एथिक्स, मोरल्स और बीच में ये कॉमन पाई चार्ट के थ्रू बताया, दिस इज वेन डायग्राम के थ्रू बताया, वंडरफुल। एथिक्स, वैल्यूज, फंडामेंटल्स क्या होते हैं, सी इतने ब्यूटीफुल नोट्स भी तैयार हो गए, वंडरफुल। अब देखो मैप के थ्रू बताया, दिस इज सच अ गुड स्टाइल। learn these things, very good। conclusion, examples, wonderful। सुंदर ने भी बहुत अच्छे से बताया एथिक्स एंड वैल्यूज क्या होते हैं, रीजनलिज्म, नेशनलिज्म, सी दिस इज गुड। यहाँ 1 2 3 4 पॉइंट्स में लिखे हम, ओके। देन शुभम अगेन इज रियली गुड, वेरी कंसिस्टेंट, क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी। देन दिस इज इंपॉर्टेंट, क्या है, राइट्स एंड वैल्यूज में टू द पॉइंट वैल्यूज एंड एथिक्स क्या होते हैं, सी इट इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस, द डिफिकल्ट पार्ट इज टू राइट। सो राइट, अगर आप लिख रहे हो आप ऑटोमेटिकली 99.99% स्टूडेंट से बेटर है। नेशनलिज्म क्या होता है, रीजनलिज्म क्या होता है, अब देखो ये कितना अच्छा स्टैंड है, आपने अपना खुद का टेक बताया, दिस इज गुड। नितिन इज अगेन डूइंग रियली गुड। एथिक्स में क्या कंस्ट्रेंट्स आते हैं, वैल्यूज, वेरी गुड, दिस इज गुड। इसको थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं। देन सैमुअल, दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस। सी एथिक्स, थोड़ा हम हेडिंग सब हेडिंग ज़्यादा यूज़ करें, इससे सेग्रीगेटेड लगेगा, सिस्टमैटिक लगेगा। कंपैरिजन चार्ट, अब जैसे ये बहुत अच्छा स्टाइल है। कॉन्क्लूशन, वंडरफुल। सपना, अब बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो। नेशनलिज्म, रीजनलिज्म, स्ट्रक्चरिंग, एग्जाम्पल्स भी हैं, हेडिंग सब हेडिंग। कीर्ति, दिस इज अगेन सो नाइस। सी द राइटिंग, प्रेजेंटेशन, दिस अगेन प्रेजेंटेशन मैटर करता है। कंटेंट पढ़ना अगर इजी हो रहा है टीचर के लिए तो वो आपको ऑब्वियसली पॉजिटिव आपका जो है इंप्रेशन बनेगा कॉपी का। सो ऑलवेज कभी नेग्लेक्ट नहीं करना है प्रेजेंटेशन को भी। एथिक्स बताया आपने, वेरी नाइस। एग्जाम्पल, अब जैसे टाटा ग्रुप का बताया एथिक्स, वेरी गुड। सो वी कैन राइट एग्जाम्पल्स। रीजनल, अब कल जैसे हमने पद्मा अवार्ड्स वाले एग्जाम्पल्स देखे थे, वैसे भी आप कुछ इंक्लूड कर सकते हो। श्रवण, हिंदी बहुत अच्छे से आप लिख रहे हो। हिंदी प्रैक्टिस करना है बहुत लिखना, हम कई बार लिख नहीं पाते हैं जल्दी हिंदी को खूब लिख के प्रैक्टिस करना है। नकारात्मक सकारात्मक बताए, वेरी नाइस। संभावित उपाय, वेरी गुड। पालिका, दिस इज अगेन सो नाइस, टू द पॉइंट, कम शब्दों में सारा, प्रेजेंटेशन अच्छा है, स्पेसिंग अच्छा है, पॉइंट्स भी बहुत अच्छे, 1 2 3 4 करना है, गुड। देन नंदिनी, दिस इज अगेन गुड। पैराग्राफ्स छोटे होने चाहिए, हेडिंग सब हेडिंग है, पैराग्राफ। देन दिस इज डिफरेंस, वेरी नाइस, वेरी गुड। और कोट्स। आरती, यू आर अगेन डूइंग रियली गुड। नेशनलिज्म क्या होता है, फेडरल, जी, अब देखो ये स्टाइल भी अच्छा है, कॉपी पूरा आप पूरा यूज कर रहे हो स्पेस को, दिस इज गुड। पब्लिक सिविल लाइफ, एक्सीलेंट। अदिति बहुत अच्छे आंसर्स लिखती है, अदिति कंसिस्टेंसी एंड क्वालिटी। एथिक्स, दिस इज रियली गुड। क्या होता है एथिक्स, गांधी जी के कुछ कोट्स यहाँ पे बताए। देन एग्जाम्पल्स बताए, रेलेवेंट एग्जाम्पल्स, बुद्धा का भी यहाँ पे मेंशन किया, वंडरफुल। सो दीज आर रियली गुड आंसर्स, आप भी ऐसे ही कंटिन्यू करिए। देन ये कमेंट्स हैं कुछ यहाँ पे, गुड इवनिंग राम नरेश। देन क्विज सी, सारे आंसर्स दिए हैं। साक्षी, वंस अगेन स्क्रीनशॉट, दिस इज रियली गुड, टू द पॉइंट कंसाइज नोट्स हैं ये, इसको रीड इट। पॉलीमैथ, ऑनरस, प्रधानमंत्री वेरी इंपॉर्टेंट योजना, ऑप्टिकल फाइबर, मैकेनिज्म, कैमोफ्लेज, रिंग ऑफ फायर, वंडरफुल वर्क। देन सुंदर, दिस इज अगेन गुड। आकांक्षा, दिस इज रियली गुड, सारे आंसर्स लिखे हैं यहाँ पे। देन अभी ये जो नई साइट्स हैं जो मैंने अभी पूछा उसका आंसर भी यहाँ पर है, दिस इज रियली गुड, जो आज के पेपर में देखा हमने। देन समीर, जैनम, वेरी नाइस। अपूर्व, बाल गंगाधर, कितने अच्छे से शॉर्ट नोट्स हैं, वेरी नाइस। सुंदर, तो ये एग्जाम ऐसा ही होता है, इस एग्जाम में आप 360 डिग्री रोज न्यूज़पेपर पढ़ो, सप्लीमेंट्री चीज़ें देखते जाओ, एडवर्टाइजमेंट से, गवर्नमेंट साइट से क्वेश्चन कहाँ से आएगा यू वुड नॉट नो, आपको पता भी नहीं चलेगा, बस आपका सवाल सही हो जाएगा और दैट्स ऑल मैटर, वो ही मैटर करता है। ओके अजय, दिस इज अगेन सो गुड, ग्राम सड़क योजना। तो ये तैयारी ऐसी ही की जाती है, आप रोज पेपर पढ़ो, इंटरैक्ट करो और प्रोएक्टिवली चीज़ों को सीखते जाओ, बहुत जल्दी आपका वो थ्रेशोल्ड क्रॉस हो जाएगा।
ओके आज का क्लास रहेगा, आज भी मेंस का क्लास में हम एथिक्स कंटिन्यू करेंगे और प्रीलिम्स में हम दिस इकोनॉमिक्स कंटिन्यू करेंगे। ये दोनों सेपरेट बैचेस हैं। प्रीलिम्स कोर्स इज डिफरेंट, मेंस कोर्स इज डिफरेंट। प्रीलिम्स कोर्स एंड मेंस कोर्स बोथ आर डिफरेंट। ओके प्रीलिम्स कोर्स पूरा साल भर का है और मेंस कोर्स में हम फुल थ्रॉटल अभी मेन एग्जामिनेशन स्पेसिफिक कर रहे हैं। ये जो टाइम होता है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये टाइम स्पेशली मेंस तैयारी का होता है। जनवरी जो होता है वो प्रीलिम्स मोड में आता है। इस टाइम को वेस्ट नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग, ये सारी ऐसे इन चीज़ों पे आप फोकस करो क्योंकि बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा। ओके सो दिस इज़ दैट। सो आज भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके अब यहाँ पे हम आते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दिस इज़ द हिंदू न्यूज़पेपर और आप लाइव क्लास ही अटेंड करो। लाइव क्लासेस से एक रूटीन होगा। नोट्स के लिए आप बहुत बॉदर करते हो, ये पूरा इंटरनेट नोट्स से भरा पड़ा है। आपको नोट्स की कोई कमी नहीं होगी, आपको वीडियोस की भी कोई कमी नहीं होगी। प्रॉब्लम केवल एक ही आएगी कि आप उसको पढ़ो। तो उसके लिए ये 8 से 10 का जो स्लॉट है, सिस्टमेटिकली इसमें आप इंटरैक्ट करो, पढ़ो। गूगल मीट सेशंस में हम 1-to-1 इंटरैक्शन भी कर रहे हैं, हम ग्रुप सेशंस भी कर रहे हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स। ज्वाइन, फॉर्मली ज्वाइन एंड देन टेक द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ दीज 2 कोर्सेज। ओके सी, द्रौपदी मुर्मू जी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। आप देश की 15वीं राष्ट्रपति है। This is not my personal achievement, it is the achievement of every poor person in country. See, this is such a great, such a strong statement. तो मैम ने यहाँ पे बताया 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। हिस्ट्री क्रिएट किया है, फर्स्ट ट्राइबल हेड ऑफ स्टेट एंड सेकंड वुमेन टू ऑक्यूपाई द कंट्रीज हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। तो आप देश के प्रथम नागरिक हैं, फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया है आप। सो दिस इज चेंज ऑफ गार्ड। ये न्यूली स्वॉन प्रेसिडेंट है और आउटगोइंग प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद साहब हैं। ड्यूरिंग द गार्ड ऑफ ऑनर राष्ट्रपति भवन ऑन मंडे। तो ये हमने एक हिस्ट्री क्रिएट किया। अब सी, इट इज अ ट्रिब्यूट टू द पावर ऑफ अवर डेमोक्रेसी that a daughter born in a remote tribal area can reach the highest constitutional position in India. This is such a strong statement. She said as she marked her journey from Odisha ke Mayurbhanj, one of the most underdeveloped district in India, to the Rashtrapati Bhavan. And then जो choice of words हैं, जो language है, humility. So that is why ह्यूमिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। इवन आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करोगे, अभी सिविल सर्विसेज का आपको रिकग्निशन मिलेगा, अटेंशन मिलेगा, सक्सेस मिलेगा, प्रेज मिलेगा, बट इस शब्द को कभी आप मत भूलना। जो देश के प्रथम नागरिक हैं वो भी इस बात को नहीं भूलें, तो आपको भी नहीं भूलना चाहिए। ओके, ह्यूमिलिटी। देन दिस इज ट्राइबल फ्लेयर इन फर्स्ट स्पीच था, बिगनिंग हर स्पीच विद द ट्रेडिशनल ट्राइबल ग्रीटिंग ऑफ जोहर टू एंडिंग इट विद द पोएम बाय ओडिया सेंट भीम भोई। तो एक और लेसन क्या मिला, कभी भी अपने रूट्स नहीं भूलने चाहिए, अपने रूट्स को नहीं भूलना चाहिए और जो हमारे रूट्स हैं उस पर प्राउड होना चाहिए। गर्व की बात है जब देश का राष्ट्रपति इतना गर्व कर सकता है अपने रूट्स पे, सो व्हाई वी शुड फॉरगेट अवर रूट्स? यू शुड नॉट फॉरगेट अवर योर रूट्स, इनफैक्ट यू शुड बी प्राइड, यू शुड हैव सम प्राइड, प्राउड अबाउट योर बिगिनिंग्स। तो सी, आपने अपने ट्रेडिशन को नहीं भूला, आपने यहाँ पे ओडिया पोएम भी बताया। सेंट भीम भोई एड्रेस में अपने ट्राइबल लेगेसी को भी रिकॉग्नाइज किया। सो बी प्राउड अबाउट योरसेल्फ। शी सेड हर इलेक्शन रिफ्लेक्टेड द ड्रीम्स एंड पोटेंशियल ऑफ विमेन एंड डॉटर्स ऑफ द कंट्री। सो दिस इज रियली रियली गुड। सपोर्ट फ्रॉम ऑल क्वार्टर्स मिला। शी जिनपिंग ने भी यहाँ पे रिगार्ड सेंड किए। प्लॉडिट्स फ्रॉम द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड लीडर्स ने यहाँ पे बताया दिस इज अवर इंडिया, दिस इज अवर इंडिया, दिस इज द पावर ऑफ डेमोक्रेसी, दिस इज द पावर ऑफ डेमोक्रेसी। वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन कंट्री. So this is democratic republic. So this is wonderful. No bill to stop attacks on hospital. Now this is again one thing. हमने ऐसे कुछ केसेस दिखे थे कि कई बार जो पेशेंट्स होते हैं, अगर कुछ पेशेंट्स की जो फैमिली होती है, इनफैक्ट अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो कई बार वायलेंट हो जाते हैं डॉक्टर्स या मेडिकल स्टाफ में, तो विच इज़ अगेन रॉन्ग. वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर नहीं होना चाहिए. इसके लिए एक बिल प्रॉपर लाने की बात थी, ऑल्दो उसको विड्रॉ कर लिया है, कि एपिडेमिक डिसीज़ एक्ट 1897 कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा वर्कलोड बढ़ गया था डॉक्टर्स पे, और एट टाइम्स ऐसे क्लैशेस भी होने लग गए थे जिसमें जो पेशेंट की फैमिली है उनका अनटूवर्ड बिहेवियर था टूवर्ड्स हॉस्पिटल्स, सो विच इज़ अगेन रॉन्ग. ओके, सो हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल स्टाफ्स जो हैं, मेडिकल ऑफिशियल्स हैं, दिस टाइप ऑफ वायलेंस इज़ नॉट राइट. Then, so this is the front page of the Hindu.
Then this is second page. Contacts of monkeypox case have no symptoms. तो कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिसमें सिम्टम्स नहीं है, बट इन जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स रखें, क्वारंटीन करें पेशेंट इन्फेक्टेड विद monkeypox को, कांटेक्ट उसके साथ जैसे बेडिंग वगैरह मटेरियल कांटेक्ट दूसरे पेशेंट के साथ नहीं रखें, गुड हैंड हाइजीन होना बहुत ज़रूरी है, यूज़ मास्क एंड ग्लव्स वाइल टेकिंग केयर ऑफ द पेशेंट्स। तो ये हैबिट ही बना लो मास्क पहनना है। मास्क पहनने से पता है बहुत सारे सप्लीमेंट्री बेनिफिट्स भी होते हैं। वियर मास्क, पब्लिक प्लेसेस में जा रहे हो, देयर इज नो शेम, वियर मास्क एंड गुड हाइजीन यहाँ पे आप मेंटेन करिए। Then fresh floods in Godavari create panic. Now this is again a problem. Godavari in spate in Rajamundari on Monday. तो ये बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर हो रहा है, फ्लड डिज़ास्टर। पीपल हैव रिटर्न फ्रॉम रिलीफ कैम्प बट पावर वाटर सप्लाई अभी तक रिस्टोर नहीं हो पाया है। पोलावरम, पंजाब दिल्ली बैन्स सॉप्स फॉर फार्मर्स टू स्टॉप स्टबल बर्निंग। अभी स्टबल बर्निंग फिर चालू होगा, विंटर सीजन आएगा तो दिस इज अगेन अ प्रॉब्लम। NIV टेस्टिंग सैंपल्स ऑफ पेशेंट्स विद मंकी पॉक्स सिम्टम्स। ये है रेन वॉश्ड रूट। ये कहाँ का रूट है? दिस इज लुकिंग ब्यूटिफुल। दिस इज शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ये जो ओगुम्बे है ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वेस्टर्न घाट में। इसको चेरापूंजी ऑफ द साउथ भी बोल सकते हैं, ओइंग टू द कोपियस रेनफॉल इन द रीजन गेट्स। अब ये जो है ना, जैसे ओगुम्बे, इसको नोट करिए, ये सवाल प्रीलिम्स में आ सकता है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, सवाल आएगा चेरापूंजी ऑफ साउथ किसको बोलते हैं, ABCD। सो द आंसर इज दिस। अब आप ये बताओ कि ये जो वेस्टर्न घाट्स है इसको हमने ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया। अब जो टाइप्स ऑफ रेनफॉल होते हैं इस पर एक शॉर्ट नोट बताओ और इंडिया का एक एग्जाम्पल भी दो, किस टाइप का रेनफॉल का एक एग्जाम्पल। जैसे एक ओरोग्राफिक होता है ना, एक कन्वेक्शनल पढ़ा था हमने, लाइक दैट। तो टाइप्स ऑफ रेनफॉल, और ये किस टाइप का एग्जाम्पल है ये भी बताइए। दिस ओगुम्बे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। आप हैं मिस्टर रवि वर्मा, किन सीक भारत रत्न फॉर हिम। तो उनकी फैमिली भारत रत्न की डिमांड कर रही है। तो दिस इज राजा रवि वर्मा, आपकी 175th बर्थ एनिवर्सरी है, लेजेंडरी आर्टिस्ट रहे हैं आप। इंडियन एस्थेटिक्स आर्ट में आपका बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क रहा है। अर्स्टवाइल रॉयल फैमिली किलीमनूर से आप बिलोंग करते थे। पॉस्ट्यूमसली भारत रत्न देने की यहाँ पे बात है। देन आपका जो पेंटिंग में जो वर्क था, आर्ट में जो वर्क था, उसने जनरेशन्स को इंस्पायर किया है। आर्ट, आर्किटेक्चर, कल्चर, रिलीजन, टेक्सटाइल, सेरेमिक्स, फैशन, एक्सेसरीज, इवन नाउ ये इंस्पायर करती है। आपकी जो एक पेंटिंग है वो है चित्रशाला आर्टिस्ट स्टूडियो में है, अनफिनिश्ड पोर्ट्रेट ऑफ पारसी लेडी भी है, ये लास्ट वर्क है। बॉर्न हुआ था एरिस्टोक्रेसी में, किलीमनूर इन द अर्स्टवाइल ट्रावनकोर मतलब आज का केरला। Mr. Verma, who women-centric paintings portray vast variety of their expressions, costumes, Lady in the Moonlight, popular work है, Nair lady adorning her hair, then Malabar lady with violin, lady with swarbat and Maharashtrian lady with fruits। तो ये कुछ पेंटिंग्स हैं आपकी पेंटिंग्स। कई बार कल्चर में इस टाइप के सवाल आए हैं कि कोई एक पेंटिंग दिया है, इसका पेंटर का नाम बताइए, बिकॉज आर्ट एंड कल्चर भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स सिलेबस का, इवन मेंस का भी। सो दिस इज भारत रत्न। अब बताओ ये जो भारत रत्न है ये एक साल में कितने लोगों को दिया जा सकता है, या कोई लिमिट है या लिमिट नहीं है? एक साल में कितने भारत रत्न हम प्रोवाइड कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज टॉप मोस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न। Then this is learning lessons. India must step up research and prepare adequate defense against monkeypox. Monkeypox के लिए हमको PHEIC अभी डिक्लेयर हो गया है, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। अभी इंडिया में इतना इसका इम्पैक्ट नहीं है, बट वी शुड प्रिपेयर होना चाहिए हमें, वी शुड ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो WHO ने इसको भी डिक्लेयर कर दिया है मंकी पॉक्स को, अभी हमें इसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो WHO ने यहाँ पे बताया है अब पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, मतलब इमरजेंसी डिक्लेयर हो गया है। अब थोड़ा सा चीज़ें और ख़राब अगर हुई तो इसको पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ओके, सो अफ्रीका में भी ऐसा ट्रांसमिशन है। अब ये कोई नोवल डिसीज़ नहीं है, मंकी पॉक्स काफ़ी टाइम से है सोसाइटी में। मंकी पॉक्स में विजिबल मैनिफेस्टेशन जैसे रैशेज और ब्लिस्टर्स प्राइमरली यहाँ पे होते हैं। WHO ने सर्वेलेंस की बात किया, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन हो, स्टिग्मेटाइज जो है डिसीजेज उसको दूर करें, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, डायग्नोस्टिक किट्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताएं। अब देखना होगा इसका आगे ट्रेजेक्टरी क्या होता है।
पहले जो मंकी पॉक्स था वो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ की कैटेगरी में था, हम इस पे इतना ध्यान नहीं दे रहे थे बिकॉज इसका स्प्रेड इतना नहीं हो रहा था। अभी स्प्रेड होने लग गया है तो अब ये हमारे अटेंशन पे आ गया है और हमने इसका PHEIC डिक्लेयर किया। तो जैसे स्मॉल पॉक्स वायरसेस, मंकी पॉक्स भी एम्पलीफाई हो गया है बिकॉज जैसे इम्यूनिटी अगेंस्ट, हमारी इम्यूनिटी कम होती है तो सच टाइप ऑफ पैथोजेंस का अटैक बढ़ जाता है। तो द आइडिया इज स्टिल इट इज़ टू अर्ली, लेट अस लर्न द लेसन्स कोविड-19 से जो सीखा है, प्रिपरेशन हम अच्छी रखें, दैट्स ऑल। नीरज चोपड़ा इज एन अनलाइकली हीरो फॉर इंडियन स्पोर्ट्स फैन, गोल्डन आर्म, सो दिस इज सो गुड। अब ये जो यहाँ पे जो चैम्पियनशिप था उसमें स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ था, बट स्टिल जो था इम्प्रोवाइज किया, आइडियल कंडीशंस नहीं थी, गिव अप नहीं किया, निगोशिएट किया थाई स्ट्रेन को, हेडविंड को, और फॉर्मेडेबल ओपोनेंट भी था, और फिर यहाँ पे अपना बेस्ट परफॉर्मेंसेस यहाँ पे निकाला और 88.13 मीटर का एफर्ट डाला, वंडरफुल। सो ये भी एक चीज़ दिखाता है, स्पोर्ट्समैनशिप जो होती है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है, स्पोर्ट्स स्पिरिट, ये हमें लाइफ के लेसन्स भी दिखाते हैं। हर बार आप सोचो ऐसा स्मूथ राइड होगा, नहीं होगा, कई बार फॉल भी होता है, फिर हम राइज करते हैं, फिर फॉल राइज लाइक दिस। सो गिव अप नहीं करना चाहिए, हमेशा ट्राई करो। ऑड्स जो होते हैं, जैसे जो प्लेन होता है, प्लेन टेक ऑफ कब करता है, वो विंड के साथ करता है या अगेंस्ट द विंड करता है, दिस अगेंस्ट द विंड करता है। तो कभी भी ऐसे प्रेशर नहीं लेना है, ऑलवेज ट्राई टू गिव योर बेस्ट, स्टे काम एंड कीप डूइंग योर बेस्ट। अ ग्लोबल ऑर्डर कॉट अप इन द swirl ऑफ chaos, तो नारायणन साहब ने लिखा है इसे, और एक जनरल कमेंट्री है इंटरनेशनल रिलेशंस में। रशिया यूक्रेन जो वॉर है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल रहे हैं। किसी ने नहीं सोचा था ये वॉर इतना लंबा चलेगा, बिकॉज वॉर स्टार्ट करना एक बात होती है और वॉर किस डायरेक्शन में जाएगा इसका आउटकम प्रिडिक्ट करना, इट्स लाइक वेरी डिफिकल्ट, नोबडी कैन डू दैट, वॉर का आउटकम। तो ये किसी का प्रिडिक्शन नहीं था कि ये वॉर इतने मंथ्स एंड मंथ्स चलेगा। देन रशिया ने भी जो अप्रोच रखा है, रशिया पे जो डिपेंडेंसी है स्पेशली ऑयल एंड गैस का, यूरोप क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जो फूड सप्लाई है वीट का, उसमें क्या डिफ़िकल्टी आएगा, वर्ल्ड इकोनॉमी जो ऑलरेडी कोविड से रिकवर कर रही है उसमें क्या डिफ़िकल्टी आएगा। सो देयर आर सो मेनी चैलेंजेस। अब इसी टाइम पे जो जर्मनी है, जर्मनी और फ्रांस, ये दोनों बहुत बड़ी कंट्री है यूरोप की। तो जैसे हमने देखा था ना, जब जर्मन इंटीग्रेशन हुआ, जर्मन डचीज था, मैं अभी वर्ड हिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा मेंस बैच में, ओके। तो जर्मन जो था इसका इंटीग्रेशन हुआ, बहुत सारी डचीज थी, उसको इंटीग्रेशन किया। तो जर्मनी के सरदार पटेल कौन है? आंसर, सरदार पटेल, जिन्होंने यूनिफिकेशन किया जर्मनी का। तो जर्मनी का ऐसे यूनिफिकेशन हुआ और जर्मनी, फ्रांस से पावर शिफ्ट हो गया जर्मनी। फिर अगेन एप्रीहेंशंस होते हैं, फिर बहुत सारा मेंस होता है यहाँ पे, मेंस इन द सेंस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तैयारी होती है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है, जर्मनी को ह्यूमिलिएट किया जाता है, फिर उसके बेसिस पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर होती है, जर्मनी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। बट स्टिल जो जर्मनी की जोग्राफी है, लोकेशन है और पावर है, वो स्ट्रॉन्ग रहा है। तो अभी जैसे एंजेला मर्कल थी, उनके टाइम पे जर्मनी लीड कर रहा था यूरोपियन पॉलिसीज़ को। अभी यहाँ पे ओलाफ शोल्ज नए चांसलर बने हैं और इनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे क्लियर कट जो जर्मन लीडरशिप होनी चाहिए यूरोप में, वो एब्सेंट दिख रही है। सेकेंड यहाँ पे बात आती है इमैनुअल मैक्रों, फ्रांस की। फ्रांस भी बिकॉज एक स्ट्रॉन्ग कंट्री रहा है यूरोप का, तो फ्रांस में भी अब वापस री इलेक्शन तो हो गया इमैनुअल मैक्रों का, बट जो उन्हें स्ट्रेंथ मिलनी थी फ्रेंच नेशनल असेंबली में, वो अब नहीं है। तो वो अब इतना फ्रीली वर्क नहीं कर पा रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम जो है बेसिकली ये आइलैंड है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। यूनाइटेड किंगडम में कितने किंगडम्स हैं? आंसर, कितनी किंगडम्स हैं यूके में? सो जैसे यूके हमेशा से हिस्ट्री में भी क्या है, पॉलिसी ऑफ स्प्लेंडेड आइसोलेशन फॉलो किया है उसने, कि हम तो बस नेवल स्ट्रेंथ कर लेते हैं, मेनलैंड जो यूरोप है इससे थोड़ा डिस्टेंस बना के रखेंगे, इंडिपेंडेंट रखेंगे। इसीलिए यूके ने यूरोपियन यूनियन को भी छोड़ दिया, एग्जिट हो गया, ब्रेक्जिट हो गया। तो यूके भी अभी डिफ़िकल्टी में है, जैसे बोरिस जॉनसन रेजिग्नेशन हुआ, पॉलिटिकल टर्मोइल है यूके में भी, स्टडी नहीं चल रहा है। अब इसमें हो जाता है वॉर, और वॉर के फिर कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। 6 मंथ्स होने वाला है और अभी वॉर का कोई क्लियर कट ऐसा कुछ आउटकम नज़र नहीं आ रहा है। अब देन यूएसए है, वहाँ पे भी रेसेशन जैसी बातें चल रही है। तो इसका टोटलिटी किस डायरेक्शन में ये जा रहा है? ऑकस डील, यूएस भी अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है, बिकॉज यूएस को कॉन्टिन्यूसली चाइना चैलेंज कर रहा है। अब अभी मिस्टर शी जिनपिंग 3rd टर्म के लिए भी ट्राई करेंगे, तो बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन होने वाली है चाइना की पॉलिसीज़। अब
ऑकस बनाते हैं, क्वाड बनाते हैं, फिर पार्टनर्स इन ब्लू पैसिफिक की बात करते हैं, इंडो पैसिफिक, बट इन सब का गेस्टेशन पीरियड होगा। आज की डेट में ये वॉर किस डायरेक्शन में जाएगा ये देखने वाली बात है। इंडिया की तरफ डिफ़िकल्ट नेबर्स हैं, एक तरफ ये चाइना है जो कॉन्टीन्यूसली यहाँ पे हमारी बॉर्डर एरियाज़ में डिफ़िकल्टी क्रिएट कर रहा है, पाकिस्तान है ये कॉन्टीन्यूसली हॉस्टाइल रहा है, श्रीलंका है, श्रीलंका अपनी खुद की डिफ़िकल्टी है, यहाँ से डिफ़िकल्टी हो सकती है, माइग्रेंट इश्यूज़ की डिफ़िकल्टी हो सकती है, मालदीव्स में अभी थोड़ा पीस है, बांग्लादेश में अभी पीस है, म्यांमार में अलग यहाँ पे दिस मिलिट्री टॉपल कर दिया उसने सिविल गवर्नमेंट को। सो द पॉइंट इज़ भूटान में अभी थोड़ा स्टेबिलिटी है, नेपाल जो है वो भी अगेन दिस इकोनॉमिक क्राइसिस जो है उसका यहाँ पे डार्क क्लाउड्स नज़र आ रहे हैं, अफ़गानिस्तान में अभी तालिबान ने टेक ओवर कर दिया। सो वी आर लिविंग इन अ वेरी डिफ़िकल्ट नेबरहुड, so we need to be like really careful. Relation with China may continue to remain uncertain and unsatisfactory. China इस प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं करना चाहता है बॉर्डर इशू, तो दिस इज अगेन प्रॉब्लम। अब इंडिया को यहाँ पे यूके यूएस की भी ज़रूरत पड़ेगी, वेस्टर्न कंट्रीज़ और रशिया की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें अपने बेस्ट इंटरेस्ट के हिसाब से मैनूवर करना है। तालिबान अफ़गानिस्तान में भी अगर हम एक वर्केबल जो कंडीशन बना पाएँ तो वो भी इंडिया के फेवर में होगा। तो द आइडिया इज़ कि दिस इज़ द टेस्ट ऑफ अवर डिप्लोमेसी यहाँ पे एट बेस्ट हमें यहाँ पे डिस्प्ले करने की ज़रूरत है। दूसरी प्रॉब्लम अभी वेस्ट एशिया में आ रही है। वेस्ट एशिया में क्या आ रही है, ईरान जो है वो न्यूक्लियर बनने का मन बना रहा है और इससे जो सऊदी ग्रुप है वो बहुत रैटल्ड हो गया है। तो यूएस, सऊदी, इजराइल ये तीनों एक हो जाएंगे और इधर ईरान और इधर रशिया और इधर चाइना। तो अगर यहाँ कोई सिचुएशन हुआ, डिफ़िकल्टी हुआ, वॉर अगर यहाँ पे स्पिल हुआ तो ऑयल का सप्लाई डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सो दैट इज़ वाई ये जो जियो स्ट्रैटेजिक अभी इक्वेशंस बन रहे हैं ये बहुत डिफ़िकल्ट नज़र आ रहे हैं वर्ल्ड के लिए। अब इसमें इंडिया क्या करे, इंडिया को अपना स्ट्रेंथ पे खेलना चाहिए। इंडिया अपने इंडिपेंडेंट इंटरेस्ट के हिसाब से काम करेगा। इंडिया के एज सच सब फ्रेंड्स हैं, कोई ऐसा एनिमी नहीं है। सो इंडिया जैसे इंडिया इजराइल यूएई के साथ भी है, इंडिया के ईरान के साथ भी अच्छे रिलेशंस हैं, सऊदी के साथ भी अच्छे रिलेशंस हैं, रशिया भी है, यूएस भी है। इंडिपेंडेंटली हमें अपनी पॉलिसी कंटिन्यू करना चाहिए। प्लस न्यूक्लियर का थ्रेट भी बना होता है, नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी हमने यूजुअली रखा है, बट अगेन कंडीशंस अप्लाइड। सो लेट अस सी, अभी जियो पॉलिटिक्स में अभी बहुत टर्मोइल चलना है इस पूरे साल में। रिफॉर्म बेल लॉ बट मेक द राइट डायग्नोसिस फर्स्ट। अगेन आर्ग्यूमेंट है यहाँ पे कि जो बेल है, जमानत है, और बेलेबल ऑफेंस में बेल एज अ मैटर ऑफ राइट इंश्योर कराना जुडिशरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एज अ मैटर ऑफ राइट। तो रिफॉर्म बेल लॉ, इसको आगे और देखते हैं। देन बैक स्लाइडिंग ऑन क्लाइमेट एक्शन। वेस्टर्न कंट्रीज प्रोमिसेस तो करती हैं बट जब बात आती है पैसे देने की तो सब ये बैकआउट हो जाते हैं। बैक स्लाइडिंग ऑन क्लाइमेट एक्शन, और फिर लेक्चर देते हैं इंडिया को कि इंडिया ऐसा एमिशन इतना हो रहा है, लाइक दिस एंड दैट। बट इंडिया अगेन बोलता है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। आपने फॉसिल फ्यूल्स बर्न करके इतना ग्रोथ एंड ट्रेमेंडस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर लिया, और अब जब इंडिया की बारी आई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, यू आर लेक्चरिंग अस कि हम फॉसिल फ्यूल यूज़ नहीं कर सकते, फोर्स कर रहे हैं नेट ज़ीरो पे हम बने। ऑल्दो हमने नेट ज़ीरो का डिक्लेयर कर दिया है 2070, बट बैक स्लाइडिंग ऑन क्लाइमेट एक्शन। और ऐसा नहीं है कि इंडिया लाइटली लेता है क्लाइमेट एंड चेंज को। हम हमारा नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस देखो, रिन्यूएबल एनर्जी में कॉन्ट्रीब्यूशन देखो, इंडिया इज़ डूइंग जस्ट वेल। देन दिस इज़ लोगोफोबिया, इसमें बात है पार्लियामेंट्री टर्म्स एट्सेट्रा, कैच 22। हाउ डिड CPSE परफॉर्म इन FY021। अब कल ही हमने प्रीलिम्स क्लास में ये पढ़ा था, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, बहुत डिटेल में पढ़ा। PSEs कितने टाइप्स की हो सकती है, प्रॉब्लम्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, प्रॉफिटेबल कौन सी है कौन सी नहीं है, प्राइवेटाइजेशन डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होना चाहिए, लाइक दैट। तो देखो लॉसेस तो हो रहे हैं, PSEs को प्रॉफिटेबल होना ज़रूरी है। सी इकोनॉमिक्स होना बहुत ज़रूरी होता है, इकोनॉमिक्स होना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज अगर इकोनॉमिक्स फेल हो जाती है तो आपका जो वर्क कर रहे हो उसकी कॉस्ट रिकवर नहीं होती है। अगर कॉस्ट ही रिकवर नहीं होती है तो फिर सब आपको शो एंड करना पड़ता है फिर। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम। तो CPSEs में भी यही हुआ कि वेलफेयर का एंगल था, बट एट द सेम टाइम अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं रहोगे, लॉस मेकिंग कॉन्टीन्यूसली रहेगा, तो जैसे एयर इंडिया बंद हुआ ऐसे CPSEs भी बंद होने को होती है। जैसे ये जो कोर्स है हमारा, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन यही आता है कि जब सब चीज़ हमें इजीली फ्री में मिल रहा है तो वाई वी शुड पे फॉर दिस। सी
ऐसा सोच नहीं होना चाहिए हमारा। दिस इज़ अ पेड कोर्स, देर इज़ अ फ़ी फॉर दिस। प्रीलिम्स वाला जो प्रीवियस था उसका भी एक फ़ी था। फ़ी इसलिए ज़रूरी होता है, देखो लुक एट द फाइनेंसेस। फाइनेंसेस देखो, 3 तरीके होते हैं फाइनेंसेस के। एक रूट होता है फंडिंग का, कि यू गो एंड टेक सम फंडिंग, बट इससे क्या होगा, फंडिंग के साथ टर्म्स एंड कंडीशंस भी होती है बहुत सारी। ओके, तो एक तरीका ये होता है। सेकंड तरीका ये होता है कि यू स्टार्ट एडवर्टाइजमेंट करो। उसके लिए फिर आपको जो वायरल कंटेंट है उस टाइप का क्लिक बेट्स करना पड़ेगा थोड़ा, वो फिर अपने को सूट नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें जो है वो फिर सूट नहीं करता है जो हमारा स्पेसिफिकली एग्जाम पर्पस ओरिएंटेड हमारा मैंडेट रहा है। ओके, वायरल एंड दिस ऑल टाइप ऑफ सारे तंत्रम्स करने पड़ते हैं फिर दिस एड पे डिपेंडेंसी रखने के लिए। और इवन हमने वेबसाइट भी एड फ्री है हमारी। सो अगेन ये रास्ता भी बंद हो गया, ये रास्ता भी नहीं है। तीसरा रास्ता अब यही बचता है कि स्टूडेंट के पास जाओ एंड टेक अ नॉमिनल फ़ी, एंड यही चीज़ हमने फिर यहाँ पे किया। अब इसमें ये चीज़ स्टूडेंट एंड से भी हमें ये देखना चाहिए कि टू कीप इट दिस सस्टेनेबल देयर शुड बी सम फ़ी। सो फ़ी का डिसीजन है ये, अगेन यही चीज़ है। अदरवाइज हम भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज वाली डायरेक्शन में जाएंगे, सस्टेनेबिलिटी नहीं होगी, स्केल अप नहीं हो पाएगा, देन देयर विल बी प्रॉब्लम्स। सो दैट इज़ वाई इकोनॉमिक्स हमेशा करेक्ट रखना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, अब CPSE परफॉर्म्स इन फाइनेंशियल 2021। लॉसेस हो रहे हैं, लॉसेस के साथ कुछ प्रॉफिट्स भी हैं। अब यहाँ बहुत सारे दूसरे रीजंस भी हैं जो हमने कल क्लास में देखा, मैनेजमेंट हुआ, डिसीजन मेकिंग हुआ, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हुआ, लाइक दैट। तो देखो ये सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, बड़े अच्छे से इन्फोग्राफिक में बताया है कि कहाँ लॉस है कहाँ प्रॉफिट है। ओके, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, जैसे BSNL का कल हमने केस स्टडी देखा था। 4G BSNL के पास नहीं है तो BSNL कैसे कॉम्पीट करेगा? 3G पे BSNL है और बाकी प्राइवेट प्लेयर 5G पे जा रहे हैं, तो हाउ वुड BSNL कॉम्पीट विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड ऑल? ज़रूरी होता है। तो सेम अप्लाइज एवरीवेयर कि जैसे इन फ्यूचर वी विल बी ऑल्सो रिक्वायर्ड कि हम वेबसाइट को और थोड़ा बेटर करें एट्सेट्रा, सो वी विल नीड सम इकोनॉमिक्स। सो दैट इज़ वाई इकोनॉमिक्स करेक्ट रखना ज़रूरी होता है। ओके, सो दिस इज़ दैट। अब FEMA एंड PMLA केसेस है, वैकेंट टीचिंग पोस्ट है, देन दिस इज लाइन ऑफ क्रेडिट। अब श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, प्रॉब्लम क्या है? इनका इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल्स करेक्ट नहीं थे, तो दैट इज़ वाई इतनी डिफ़िकल्टी हुआ। इंडिया ने लाइन ऑफ क्रेडिट इन्हें दिया। लाइन ऑफ क्रेडिट मतलब हम आपको 1000 रुपये दे रहे हैं, बट ये 1000 रुपये से पेट्रोल के, तो पेट्रोल के लिए ही इस 1000 रुपये को आप यूज़ कर लेना, समथिंग लाइक दैट। तो दैट इज़ लाइन ऑफ क्रेडिट, इसलिए आपको क्रेडिट दिया है। क्रेडिट मतलब जैसे सैलरी क्रेडिट होती है अकाउंट में, और जब कुछ आप खर्चा करते हो तो वो डेबिट हो जाता है, तो दिस इज़ क्रेडिट एंड दिस इज़ डेबिट कार्ड। ओके, तो श्रीलंका, इन सब कंट्रीज़ को हमने इतने बिलियन का अभी यहाँ पे दिया है। इसमें कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ भी है, रोड्स, रेलवेज, पावर सेक्टर, पर्टिकुलर चीज़ के लिए हमने लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है। डिफेंस में भी अब हमें खर्चा करना पड़ता है, बिकॉज अगेन डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस, मिलिट्री वाइज हमें डिफेंस में साउंड सिक्योर रहना ज़रूरी है। अब इन्वेस्टिंग इन डिफेंस में भी हमने थोड़ा पॉलिसी लिबरलाइजेशन किया, आज इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। LPG FDI लिमिट जैसे 49 to 74% हो गई है ऑटोमेटिक रूट पे। ऑटोमेटिक रूट मतलब एक्स्ट्रा पेपर वर्क वगैरह नहीं करना पड़ेगा, आप नॉर्मल केसेस की तरह ही इतनी FDI ला पाओगे। और बाकी गवर्नमेंट रूट पे तो 100% भी अवेलेबल है, बट इसमें बहुत सारा परमिशन और पेपर वर्क लगेगा 100%। ऑटोमेटिक मतलब नो पेपर वर्क, नो परमिशंस एज सच। द प्राइवेट सेक्टर बूस्ट इन इंडिया स्पेस इंडस्ट्री। अब देखो कल ही हमने पढ़ा प्राइवेटाइजेशन क्यों हो रहा है, कल ही हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया कि गवर्नमेंट सर्विसेज आने वाले टाइम पे कैसे चेंज होने वाली है। जैसे हम देख रहे हैं ना, रेलवेज हुआ, एयर इंडिया एट्सेट्रा, तो गवर्नमेंट सर्विसेज का भी क्या फ्यूचर होने वाला है। जो प्राइवेट सेक्टर है उसको रोप इन करना ज़रूरी है, क्राउड इन करना ज़रूरी है। ये पूरा आर्टिकल बहुत अच्छा है, मैंने इसको पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट लगाया है। आइडिया ये है जैसे नासा है ना, नासा USA की है, नासा वर्क करता है, बट साथ ही साथ SpaceX भी करता है, ब्लू ओरिजिन भी करता है, प्राइवेट कंपनीज भी हैं। तो इंडिया में भी इसरो रहेगा, बट साथ ही साथ प्राइवेट कंपनीज होना भी ज़रूरी है। तो फ्यूचर जो है वो स्पेस है, देयर इज़ नो डाउट। अभी इसरो के चीफ का भी एक स्टेटमेंट देख रहा था, वो ऐसा बोल रहे थे कि जो फ्यूचर है ऐसा हो सकता है कि अर्थ रहने लायक नहीं हो, तो हमें जो इंटरप्लैनेटरी बनना पड़ेगा अपनी स्पीशीज़ को इन फ्यूचर। हो सकता है हमारे लाइफ टाइम पे ही हो जाए, नहीं तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन्स जो आ रही है उनके टाइम पे पॉसिबली हम इंटरप्लैनेटरी हो जाएंगे।
Enhancing space technology would be beneficial to bolster connectivity, combat climate-related implications, secure and effective means में। अब देखो स्पेस क्यों अच्छा है। स्पेस मतलब कोई एक चीज़ नहीं होती, इसमें एरोस्पेस है, आईटी है, टेलीकॉम है, इन सब में हमें एक इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा। अब सैटेलाइट्स है, सैटेलाइट्स कितने अच्छे से फोरकास्ट कर देती है, साइक्लोन आने से पहले पता चल जाता है, हम इवैक्यूएट कर लेते हैं, लाइफ लॉस जो है वो कम हुआ है। लॉन्ग टर्म इसमें क्लाइमेट एंड हैबिटेबिलिटी ऑफ अ रीजन पता लगता है, क्लाइमेट, रीजनल, टेरिटोरियल, नेशनल, गवर्नमेंट, रीजनल स्केल पे भी हमें पता लग जाता है वेदर फिनोमिनन्स। हम उसके अकॉर्डिंग फार्मर्स को, इंडस्ट्रीज़ को, सबको इनपुट्स दे पाते हैं। एंड इन्फॉर्मेशन, करेक्ट इन्फॉर्मेशन करेक्ट टाइम पे मिलना इज़ अ बिग स्ट्रेंथ, और उससे हमारी इकोनॉमिक्स बेटर होती है। हम डिज़ास्टर कवर करते हैं, अर्थक्वेक, सुनामी, फ्लड, वाइल्ड फायर, माइनिंग एट्सेट्रा। रियल टाइम ट्रैकिंग भी होता है, जीपीएस, ग्लोनास एट्सेट्रा। सो द पॉइंट इज सैटेलाइट्स ने हमारा लाइफ बहुत आसान बनाया है, और ये अभी जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अभी हम बहुत आगे एक्सपैंड करने वाले हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन में। तो दैट इज़ वाई जो 90 का दौर था, आईटी इंडस्ट्री बूम हुआ था, अभी का जो दौर है वो स्पेस इंडस्ट्री के बूम का है। स्पेस इज़ लाइक फ्यूचर। तो ये इंडियन स्पेस इंडस्ट्री है, ऑल्दो वी आर डूइंग गुड, बट हमें और इसमें सिस्टमैटिक पॉलिसीज़, एफर्ट्स एंड चैनलाइज करने की ज़रूरत है, एनर्जी। इसरो ने अब अगेन ये भी बताया स्पेस का जो जंक है उसको हम कैसे क्लीन करें। कंजेशन हो रहा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, स्पेशली जो लो अर्थ ऑर्बिट्स हैं वहाँ पर ज़्यादा डेब्री आपको मिलता है। बजटरी अलोकेशन हम यहाँ पे बढ़ाएं, प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड करना ज़रूरी होगा। तो एक है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर, इसको टास्क दिया गया है प्राइवेट प्लेयर्स के साथ इंटरेक्ट भी करेगा और उनको लाइसेंसिंग प्राइवेट प्लेयर्स को देना, ऑथोराइज करना। तो एक काइंड ऑफ रेगुलेटरी बॉडी रहेगी ये, फैसिलिटीज़ भी उनको प्रोवाइड करेगी। फिर एक है नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट एंटिटीज़, इन स्पेस जो है वो मॉनिटरिंग प्रमोशन करेगा। द आइडिया इज़ हम इंडिया का भी एक स्पेस एक्स बनाना चाहते हैं। तो एक न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड भी है, ये भी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, तो लाइक जो कमर्शियल आर्म बोलते हैं उसको इसरो का, तो इस तरीके से इसरो भी डाइवर्सिफाई कर रहा है। सेंट्रल आइडिया ये है कि पॉलिसी प्रेडिक्टेबल हो, फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो, रेगुलेशन हो वहाँ पे, और ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे प्रोवाइड कराएं। सो दिस इज़ प्राइवेट सेक्टर बूस्ट इन इंडियन स्पेस इंडस्ट्री। ये बेल की लेटेस्ट गाइडलाइन है, इसमें बस यही चीज़ याद रखना है। सत्येंद्र कुमार एंटेल वर्सेस सीबीआई केस में गाइडलाइंस दिया है। गाइडलाइंस ये है कि जो ऑल्दो हम यूके मॉडल फॉलो नहीं कर रहे हैं, बट जो बेल है और स्पेशली नॉन जो बेलेबल ऑफेंस है उसमें ट्रांसपेरेंटली बेल का प्रोविज़न होना चाहिए। ऑलरेडी अंडर ट्रायल्स का संख्या बहुत ज़्यादा है, तो जो जेल है उसको हमें बर्डन नहीं करना है। वेनेवर जब नॉर्मल केस में बेल जैसा लग रहा है तो लीनियंटली वहाँ पे थोड़ा पॉलिसी हम फॉलो कर सकते हैं। स्टडिंग मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस पोस्ट कोविड-19 वैक्सीनेशन। अभी कोविड-19 हुआ है, इसने भी अगेन बहुत सारा हमें जो हेल्थ है उसमें इम्पैक्ट किया है। सो इसका अभी ये स्टडी है। देन नो योर इंग्लिश, इसमें लिखा है जैसे नॉइज़म किसको बोलते हैं। नॉइज़म मतलब नॉइजी नहीं होता है, नॉइज़म का मतलब होता है हार्मफुल, इंजूरियस, ऑफेंसिव, बैड स्मेलिंग। जैसे कि नॉइज़म ऑर्डर है, ब्लोटेड एंड दिस, तो दिस इज़ नॉइज़म, नॉइजी नहीं। नॉइज़म का मतलब है दैट इज़ हार्मफुल, ऑफेंसिव। देन डिफरेंस बिटवीन प्रैक्टिकल एंड प्रैक्टिकेबल। प्रैक्टिकल मतलब जो थ्योरेटिकल है उसका अपोजिट प्रैक्टिकल है। जैसे हमारी पढ़ाई जो ज़्यादातर होती है वो हम बहुत प्रैक्टिकल स्ट्रीट स्मार्ट वे में पढ़ते हैं। प्रैक्टिकल सजेशन इज़ अ यूजफुल सजेशन, इट इज़ अ सजेशन दैट कैन बी पुट टू यूज़, इट इज़ समथिंग दैट कैन बी कैरिड आउट सक्सेसफुली। प्रैक्टिकल चीज़ है। प्रैक्टिकेबल का मतलब होता है केपेबल ऑफ बीइंग कैरिड आउट, वो ऐसा हो सकता है बट ज़रूरी नहीं कि वो प्रैक्टिकल हो। फॉर एग्जाम्पल कन्वर्टिंग सी वाटर इनटू ड्रिंकिंग वाटर इज़ प्रैक्टिकेबल, ऐसा हो सकता है बट वो प्रैक्टिकल होगा शायद नहीं, क्योंकि पैसा बहुत खर्च हो जाएगा वहाँ पे। ओके, देन प्लीज़ कीप योर शर्ट ऑन टिल द मैटर इज सेटल्ड, मतलब डोंट लूज योर टेम्पर। देन शर्टी का मतलब होता है एंग्री, एनॉयड, इल टेम्पर्ड। ओके, देन इसके बाद है प्रिस्क्राइब और प्रोस्क्राइब। प्रिस्क्राइब मतलब एडवाइस देना और ऑर्डर द यूज़ ऑफ, एडवाइस देना। प्रिस्क्राइब किया है, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया मेडिसिन, लाइक दैट। प्रोस्क्राइब मतलब फॉरबिड बाय लॉ, बुक प्रोस्क्राइब्ड है, वो अलाउड नहीं हो रही है, तो दैट इज रोकना, प्रोस्क्राइब। तो प्रिस्क्राइब एंड प्रोस्क्राइब। देन क्रैश का मतलब होता है जो बच्चों का दिस वहाँ पे स्टे, दैट इज क्रैश फैसिलिटी। ओके, अब ये है क्विज कल के। 1950 में इंडिया डिक्लेयर्ड मैंगो एज इट्स नेशनल फ्रूट, तो मैंगो को किंग ऑफ फ्रूट्स भी बोलते हैं 1950 से।
मालगोवा मैंगो आउटकम एक्सपेरिमेंट है, तो पोर्तुगीज़ लेके आए थे मैंगो का। देन टायोनो टोमागो जो है ये एक्सपेंसिव वेराइटी ऑफ मैंगो है। देन मैंगो इंडिया टॉप प्रोड्यूसर भी है। देन एक है टीयर ड्रॉप शेप्ड इंडियन टेक्सटाइल पैटर्न, दिस इज पेजली। देन अलाउद्दीन खिलजी feasted on nothing but different kind of mangoes for a meal, तो mangoes are delicious। then the men and his party contest under the symbol of ripe mango, तो ये उनकी पार्टी है। तो ये मैंगो का क्विज है। कंट्री सोसाइटी कम बिफोर आइडियोलॉजी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया। देन दिस इज लेगेसी, वर्ल्ड लीडर्स ने कॉन्ग्रेचुलेट किया इंडिया के नए प्रेसिडेंट को, दिस इज गुड। डीजीसीए ने 10 स्पाइस जेट प्लेन्स को ग्राउंड कर दिया है। मिस्टर 11 टाइटन सिक्योरिटी टाइप्स अहेड ऑफ थर्ड टर्म, तो पहले चाइना में भी 2 टर्म होते थे, वो हट गया, अब ये थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म दिस शी जिनपिंग। देन ये यूके के मिस्टर ऋषि सुनक एंड लेवरोव। देन गोटाबया एंड दिस इज कनाडा। टाटा स्टील का प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है। ईएसी ने भी आरबीआई को फॉरेक्स रिजर्व यूज़ करने को कहा है ताकि स्टेबलाइज हो पाए रुपी। जो आरबीआई ना वो इंटरवीन नहीं करता, वो बस एक स्मूथ ट्रांजिशन कर देता है, रुपी अपनी वैल्यू खुद फाइंड करेगा, बट आरबीआई सडन जर्क्स नहीं लगने देगा। स्टेट पीएसयूज बोरोविंग, इंडिया पॉइज टू ग्रो फास्टेस्ट, हेल्प ड्राइव ग्रोथ, बिरला साहब ने कहा यहाँ पे। देन दिस इज डायमंड सेक्टर, रेवेन्यू डिप हुआ है। लॉजिस्टिक पार्क, ये बड़ा अच्छा न्यूज़ है। प्लान्स आर ऑन फॉर इंडिया टू होस्ट वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स इवेंट, हम बिड करें ओलंपिक्स का, हम बिड करें, जिससे हमारे एक बार कॉमनवेल्थ भी हुआ था। कॉमनवेल्थ कब हुआ था? आंसर, और इससे दिल्ली को इतना फ़ायदा हुआ, इंफ्रा डेवलपमेंट होता है, फैसिलिटीज़ आती है, टूरिज्म आता है, तो दिस इज़ गुड, स्पोर्ट्स इवेंट्स। So this is today's newspaper. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.